डीजल फ्यूल सिस्टम के वॉल्यूम 3 में आपका स्वागत है। और अभी जो हम देखने के लिए जा रहे हैं फ्यूल टैंक, लो प्रेशर पंप, फ्यूल फिल्टर। इसके बाद हम आज बात करेंगे हाई प्रेशर पंप की विद इंजेक्शन मेथड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हाई प्रेशर पंप कैसे काम कर रहा है। तो पंप जैसा बेसिकली होता है आपका रोटर टाइप, गियर टाइप, प्लंजर टाइप, वेंट टाइप, द लॉट्स ऑफ टाइप। इसी में से किसी एक टाइप का यहाँ पर हमें पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या मेथड है इंजेक्ट कराने का, वो यहाँ पर बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे मास्टर टाइप, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, थर्ड इंडिविजुअल टाइप एंड फोर्थ CRDI टाइप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर टाइप में। मास्टर टाइप कैसे काम करेगा फ्यूल को इंजेक्ट कराने का। तो हमारे फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल अवेलेबल है, वो फ्यूल क्लीन होने के बाद लो प्रेशर पंप पे पहुंचेगा, लो प्रेशर पंप से हाई प्रेशर पंप पे पहुंचेगा एंड हाई प्रेशर से वो आगे डिलीवर हो जाएगा रेल के पास। रेल के बाद 1 बाय 1 इंजेक्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, 1 2 3। अब जो इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, अब यहाँ पर क्या है कि प्रेशर इसमें अवेलेबल है और प्रेशर इस इंजेक्टर में भी होल्ड है। केवल क्या है, होल्ड है। लेकिन अगर इस प्लंजर को दबाया जाए तो ये नीचे की तरफ दबेगा और स्प्रे किया जा सकता है। और इसको दबाने के लिए क्या लगा रखी है हमने, केम। और ऐसी ही केम हमने सभी इंजेक्टर्स पे लगा रखी है, यानी 1 2 3 4 सब पे लगा रखी है। और केम की जो लोब है वो डायरेक्शनली हमने किस पे कर रखा है, फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये जो मेथड है ये काम करता है। इसमें जो इंजेक्टर यूज हो रहा है वो आपका एक प्रेशर इंजेक्टर है जो प्रेशर को केवल होल्ड करके रखेगा। इसके बारे में हम समझ गए। ये वर्किंग आज की गाड़ियों में इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन हाँ इसी का एक लेटेस्ट वर्जन है जो इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप। डिस्ट्रीब्यूटर टाइप में हम इसकी तस्वीर के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है। फ्यूल टैंक फिल्टराइज होने के बाद लो प्रेशर पंप एंड हाई प्रेशर पंप एंड गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर। और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होगा, यहाँ से जो प्रेशर पहुँचा है वो इस नीडल पे पहुँचा है सेंटर पॉइंट पे। और ये सेंटर पॉइंट क्या है, रोटेट हो रही है चारों तरफ। तो जब ये रोटेट होगा तो जैसे ये इसके सामने आएगा तो प्रेशर इसमें चला जाएगा। जब ये इधर इसके सामने आएगी तो प्रेशर इस लाइन में चला जाएगा। जब इधर आएगी तो इस लाइन में, इधर आ गई तो इस लाइन में। यानी इसमें जो हॉल्स हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। जैसे ये हॉल है, अगर दूसरा हॉल बिल्कुल जस्ट इसके सामने आ गया तो लाइन बिल्कुल क्लियर होगी, वहाँ से फ्यूल आगे चला जाएगा, प्रेशर आगे चला जाएगा। इस मेथड के अकॉर्डिंग ये काम करता है। यहाँ पर जो फायरिंग ऑर्डर सिलेक्ट करना है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर करता है, जो कि हमारे फायरिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करेगा, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। और मास्टर वाले में केम शाफ्ट करती है। अब हम समझेंगे इंडिविजुअल टाइप फ्यूल प्रेशर पंप के बारे में। ये क्या चीज़ है? इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग अलग, यानी सभी के लिए एक अलग ही सेपरेट पंप होगा। अभी इससे पहले जो हमने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर समझा था उसमें सिर्फ एक ही पंप था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग पंप लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल, यानी सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टैंक, फिल्टर, लो प्रेशर पंप। अब इसके अंदर एक यूनिट है जो पूरी की पूरी इंडिविजुअल पंप है, यानी सभी प्रत्येक इंजेक्टर के लिए एक पंप लगाया गया है यहाँ पर। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे कि ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। इस पंप से 4 लाइनें निकलेंगी जो प्रत्येक इंजेक्टर की तरफ जा रही होंगी। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डिलीवरी पॉइंट है, यहाँ से आगे इंजेक्टर्स के पास पहुँचता है। इसमें जो इंजेक्टर इस्तेमाल होता है वो प्रेशर टाइप का है, यानी उसको प्रेशर मिला देन ही कैन ओपन। आपको दूसरा कोई काम नहीं करना। जबकि मास्टर टाइप वाले में जो इंजेक्टर था वो कैसा अवेलेबल था, जिसको प्लंजर की हेल्प से खोला जाता था, यानी मैकेनिकली हम उसको खोल रहे थे। डिस्ट्रीब्यूटर में सेम प्रेशर पे ही वो ऑपरेट हो रहा था। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये डिवाइस अब काम कैसे करेगी इंडिविजुअल टाइप की। ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। आज भी बहुत सारी ट्रैक्टर्स कंपनियां
आज भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि इसको इस्तेमाल करने से इंजन के अंदर हमें साउंड थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन जो ट्रैक्टर व्हीकल है वो ऑलरेडी कृषि उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, कृषि व्यापार में इस्तेमाल करते हैं, खेती में इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पर कस्टमर के लिए नॉइज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है, और वो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का कैबिन उसका खुला हुआ है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स द रीज़न कि इसका इस्तेमाल आज भी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर में ही देखने को आजकल मिलता है, या फिर पुराने अगर आपको जनरेटर मिल जाए। चलिए तो बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स। इसमें एक टाइमिंग गियर लगा है जो इसको क्रैंकशाफ्ट की सहायता से इसको घुमाया जाएगा। पुली या गियर या फिर चैन ड्राइव लगाई गई होगी। इस पर केम शाफ्ट लगी हुई है। अब ये केम शाफ्ट जब चलेंगी तो ये केम शाफ्ट क्या करेंगी, इसको दबाएंगी। इसका मैंने एक बढ़िया तस्वीर यहाँ पे रखी है। अब यहाँ पर इसको दबाएंगे, इस पर कंट्रोल रॉड है जो इसके फ्यूल की क्वांटिटी को सेट करता है। आइए इसको इस वाली तस्वीर पे समझते हैं। ये हमारा केम शाफ्ट है, ये हमारा प्लंजर है, फ्यूल का क्वांटिटी इसके अंदर एंटर करता है। अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ यानी केम ऊपर की ओर इसको धकेलेगा तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो भी लिक्विड होगा वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब वो ऊपर भागने की कोशिश करेगा तो उसको निकलने के लिए जो रास्ता है वो क्या है, सिर्फ ये हॉल ही तो है जहाँ से इसको निकलना है। जहाँ से इसको निकलना है वो सिर्फ एक हॉल है। तो अब ये प्लंजर ऊपर की तरफ जाएगा। प्लंजर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कैन मेक द प्रेशर आगे जाना चाहिए, लेकिन कितनी फ्यूल की क्वांटिटी को मैं आगे डिलीवर करूँ वो करेगा कंट्रोल रोड। वो ये कंट्रोल करेगा कंट्रोल रोड कि कितना फ्यूल का अमाउंट भेजना है। केम रोटेट होगी, प्लंजर को एक्टिवेट करेगी, लेकिन कितना मुझे फ्यूल आगे भेजना है वो चीज़ सेटअप किया जाएगा। कैसे सेट करेंगे हम, यहाँ पे आप देखेंगे कि दो गोले बने हुए, देखिए ये भी दो गोले बने हुए ना, ये जितना एक दूसरे के आमने सामने आएंगे उतना ही रास्ता ज़्यादा खुलेगा। जैसे इसमें आप देखेंगे बहुत कम आया हुआ है, 0 to 10%, 10 to 20%, 20 to 40%, 40 to 60%, 60 to 90%। तो जितना ज़्यादा ये हॉल एक दूसरे के पास आएंगे उतना ही ज़्यादा फ्यूल आगे डिलीवर किया जा सकता है। अब फ्यूल ज़्यादा डिलीवर किया जा सकता है, ओके, लेकिन इसको कितना आगे मैं डिलीवर करवाऊँ, यानी जितना आप एक्सेलरेशन देंगे ये कंट्रोल रॉड क्या करेगी, फ्यूल का अमाउंट उतना बढ़ा देगी इंजन में। इंजेक्टर पे फ्यूल का अमाउंट बढ़ा देगी, सिलेंडर में ज़्यादा फ्यूल जाने लगेगा, और जब ज़्यादा फ्यूल जाएगा तो डेफिनेटली इंजन का आरपीएम भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट था जो हमारे लिए समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि एक होता है फ्यूल कंट्रोल करना, जो कि हमारा कंट्रोल रॉड करती है, जिसे हम अगर मान लीजिए इसकी कंट्रोल रॉड में कोई एरर आ गई जिसके कारण जितना फ्यूल भेजना है उतना फ्यूल नहीं जा पा रहा, तो हम कैलिब्रेशन करते हैं, स्प्रे क्वांटिटी एडजस्ट करते हैं। कैलिब्रेशन में हम एडजस्ट करते हैं क्या, स्प्रे क्वांटिटी, स्प्रे कितना क्वांटिटी फ्यूल का किया जाना है वो हम कैलिब्रेशन सिस्टम में हम सही करते हैं, एडजस्टिंग करते हैं। किस चीज़ की, कंट्रोल रॉड। अब जैसे कि आपने यहाँ देखा कि 4 सिलेंडर हैं, 4 इंजेक्टर हैं, 4 ही ऐसे हमारे पास प्लंजर वाले पंप लगे हुए हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाद जिसमें करना था उसके बीच में थोड़ा सा समय लग गया, यानी एक के बाद जैसे 1342 का फायरिंग ऑर्डर है 1 3 4 2, पहले एक सिलेंडर में करना था, फिर तीसरे सिलेंडर में करना था, लेकिन तीसरे सिलेंडर वाले की केम लोग टाइम पे नहीं गई। तो यानी कि यहाँ पर जो गैप है, यानी केम शाफ्ट और प्लंजर के बीच में यहाँ पर जो क्लियरनेस ऑफ गैप है, इस गैप को एडजस्ट करते हैं फेसिंग। अब फेसिंग क्या करता है, डिफरेंस इंजेक्शन विद इंजेक्टर एडजस्ट, यानी जो अंतर आ रहा है इंजेक्शन में सभी इंजेक्टर के बीच उसको एडजस्ट किया जाता है। और इन दोनों चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए इंडिविजुअल टाइप जो पंप है इसको पूरा निकाल करके एक कैलिब्रेशन मशीन होती है उस पर लगाया जाता है, जिसके द्वारा हम इंजेक्टर्स के बीच में जो टाइमिंग ड्यूरेशन का डिफरेंस है वो एडजस्ट किया जाता है। प्लस हम एडजस्ट करते हैं कंट्रोल रॉड को कि एक बार जब कंट्रोल रॉड यहाँ से ऑपरेट हो तो सभी इंजेक्टर की फ्यूल क्वांटिटी कॉमन होनी चाहिए। अब इसमें मेन कुछ डिफेक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ देखेंगे थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है,
बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं इसमें वेयर एंड टेयर की वजह से डैमेजेस हो जाते हैं, जिसके कारण ये लाइफ लॉन्ग अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें अगर परफॉर्मेंस वाइज वो थोड़ा सा इसका वीक है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मेथड है इसका कि किस तरीके से इंडिविजुअल सिस्टम जो है वो हमारा इंडिविजुअल टाइप जो हमारा पंप है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपको लग रहा होगा क्या ये बिना मतलब में चारों पढ़ा रहे हो, डायरेक्ट CRDI पढ़ो। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि CRDI टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हीं टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी है जो निकल कर आई है, ये कोई अलग से नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। CRDI टेक्नोलॉजी इन्हीं 3 टेक्नोलॉजी में से ही निकल करके आया है, उसको हम अभी अब हम बात करेंगे CRDI सिस्टम की। CRDI सिस्टम होता क्या है, पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। CRDI का फुल फॉर्म है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। कई कंपनियां इसको डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन के नाम से भी बोलती हैं। तो जितनी भी कंपनियां हैं सभी कंपनियां इसको अलग अलग नाम से रखती हैं, क्योंकि ये एक पेटेंट है और ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है बहुत सी गाड़ियों में। चलिए इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक टैंक है, फिल्टर, लो प्रेशर पंप, हाई प्रेशर पंप, कॉमन रेल एंड इंजेक्टर जो कॉमन था। अब इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं, जैसे आप देखेंगे IMVS, RPS। तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। फ्यूल टैंक से साफ हुआ, फिल्टर से आया, लो प्रेशर तक गया, हाई प्रेशर तक गया, हाई प्रेशर से कॉमन रेल में गया, कॉमन रेल से इंजेक्टर में गया। ये जो तकनीक है CRDI, ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इससे पहले के ये जो 3 हमने पढ़े, मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडिविजुअल टाइप, ये सभी मैकेनिकल थे। यानी ये किसी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी को जजमेंट करते हुए काम नहीं करते थे, सिर्फ मैकेनिकल को देखते हुए काम करते थे। अब यहाँ पर CRDI से हमें क्या बेनिफिट हुए उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडिविजुअल, इनमें सबसे बड़ा जो इशू था वो ये था कि इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। यानी जब इंजन के अंदर फ्यूल का स्प्रे किया जाता था तो वो बड़ी सडनली ब्लास्ट होता था, जिसकी वजह से उसमें एक साउंड क्रिएट होता था। उसको कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी लेकर, चलिए इसको एक बार अब आगे ब्रीफली समझेंगे। यहाँ पर हमने कुछ एक्चुएटर्स की बात करी है। इसमें एक्चुएटर है हमारा इंजेक्टर, क्योंकि ये इंजेक्टर इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होगा, ये भी आपका इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट होने वाला पार्ट है। और इसको एक्टिवेट कौन करेगा? ECM। ये जो आउटपुट्स हैं ये आपके एक्टिवेट करने वाले एक्चुएटर्स हैं। तो एक्चुएटर्स में क्या आ गया आपका IMVS, इंजेक्टर ऑल। अब हम बात करेंगे इनपुट की, क्योंकि फ्यूल कितना भेजना है, कब भेजना है, इसकी क्वांटिटी कैसे मेज़र की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इंजेक्टर आप जानते हैं, इंजेक्टर को आप ECM सप्लाई देगा देन ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद IMVS क्या होता है? ये होता है इनलेट मीटरिंग वॉल सोलोनाइट। अब ये क्या चीज़ है, इसको मैं आपको एक शॉर्ट में तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड लगी हुई है ऐसे, ठीक है, तो ये वो रॉड है। अगर मैं इस रॉड को एक्टिवेट करूं अप एंड डाउन, तो अगर कोई लिक्विड यहाँ से इसके अंदर एंट्री कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, अगर मैं इस रॉड को अप एंड डाउन करूं तो क्या होगा? कभी एरिया ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा। तो हम जो फ्यूल आ रहा है उसकी क्वांटिटी को यदि कंट्रोल कर लें तो हमारा प्रेशर भी कंट्रोल हो सकता है। यानी हम क्या करें कि जो एक्सटर्नल बचा उसे मैं बाईपास कर दूं, निकाल दूं वापस। तो होता क्या है कि जो आपका इंजेक्टर्स है यहाँ से कुछ
फ्यूल निकलता है एंड देन वापस गो टू द टैंक। हाई प्रेशर से भी एक फ्यूल निकलेगा, जैसे हम बाईपास फ्यूल बोलते हैं, और वो वापस हमारा टैंक यानी फ्यूल टैंक में चला जाएगा। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, फ्यूल टैंक में चला जाएगा, करेक्ट है, लेकिन कई गाड़ियों के अंदर यहाँ से टैंक के अंदर जाने की अवस्था नहीं की जाती है। वे क्या करते हैं कि जो इंजेक्टर से निकला है ना, वही वापस इसमें अप्लाई कर देते हैं। ऐसी भी कई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है आप गाड़ी में कभी देखें तो आप कंफ्यूज मत हो, ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल ये वाली टेक्नोलॉजी सबसे अधिक लोकप्रिय है और उपयोग में आ रही है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। IMVS, जितना ज़्यादा सोलोनॉइड एक्टिवेट होगा, इस रॉड को एक्टिवेट करेगा, उतना ही जो आपका फ्यूल है वो जा पाएगा या रुकेगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि इंजेक्टर को कब खोलना है। मैं यहाँ बता दूँ क्या क्या ये काम ECM करवा रहा है इंजेक्टर से। एक चीज़ डिसाइड कर रहा है टाइम, फर्स्ट पॉइंट क्या डिसाइड कर रहा है, डिसीजन ले रहा है कि किस टाइम पर होगा। दूसरा डिसीजन ले रहा है क्वांटिटी, कितनी मात्रा में हमें फ्यूल को भेजना है। थर्ड पॉइंट इंजेक्टर डिफरेंस। ये क्या चीज़ है, एक इंजेक्टर में फ्यूल का स्प्रे कर दिया, अब उसके बाद अगले में कब होगा, उसके बाद उसके अगले में कब होगा, इनके बीच में भी तो एक गैप है, उसको भी एडजस्ट करने का काम हमारा ECM ही सेल्फ करेगा। अब ये कैसे करता है, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो समझ लेते हैं। किस समय पर आपका फ्यूल इंजेक्ट किया जाना है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रोक, क्या समय उसका होना चाहिए, उसका डिसीजन मिलेगा CKP और CMP से, यानी केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर और क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर से ये पता चलेगा ECM को कि किस टाइम पर फ्यूल को इंजेक्ट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रेल प्रेशर सेंसर से ये पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। अब देखिए, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो डीजल होता है वो क्या होता है, भारी होता है थोड़ा, और देखो उसका टेम्परेचर कम हो तो थोड़ा गाढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर रेल प्रेशर सेंसर, ECT सेंसर और एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर। एक्सेलेटर पोजीशन सेंसर ये बताएगा कि आपको फ्यूल बढ़ाने की ज़रूरत है। रेल प्रेशर सेंसर ये बताएगा कि इस रेल में कितना प्रेशर है, और ECT सेंसर की मदद से हमें ये पता चल जाएगा कि फ्यूल का तापमान कितना है, क्योंकि कॉमन रेल भी तो उसी पे लगी हुई है। अब जितना बॉडी का टेम्परेचर होगा उसके ऊपर कॉमन रेल है, उसी के अंदर फ्यूल है, तो उसका भी टेम्परेचर उसी के हिसाब से होगा। तो अब आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा रेल प्रेशर सेंसर, APP सेंसर, CKP, CMP और ECT सेंसर ने क्या काम। अब बात रह गई, ये क्लियर हो गया हमारा टाइमिंग कि किस टाइम पर करना है। अब हम इसके साथ साथ हम इंजेक्टर ड्यूरेशन भी सेट हो जाएगा आपका CKP और CMP के द्वारा। अब जो मेन बात आती है वो आती है इसकी क्वांटिटी पर, कि हाउ टू ECM डिसाइडेड हाउ मच क्वांटिटी इंजेक्ट इन द सिलेंडर। तो कितना क्वांटिटी हम इंजेक्ट कर रहे हैं इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा, रखा जाता है डीजल फ्यूल, ठीक है। इसको समझते हैं आगे। अब हमें पता करना है कि क्वांटिटी कितनी डाल। अब फ्यूल तो मैं तब डालूंगा जब मुझे हवा का पता होगा कि हवा कितनी गई है सिलेंडर में, और हवा कितनी गई है ये जानकारी ECM को मिलनी जरूरी है। तो ECM को जानकारी कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी इन दो सेंसरों से। यहाँ पर दो सेंसर है हमारे पास जो ये बताएंगे ECM को कि कितनी हवा सिलेंडर के अंदर गई है। कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एरिया है, कोई बॉक्स है, मुझे ये पता करना है कि कोई चीज़ इसके अंदर कितनी है या कितना आ सकता है। तो मेरे को ना 4 चीज़ों की जानकारी चाहिए। पहला कि इसके अंदर क्या चीज़ रखी जाने वाली, दूसरा इसका आयतन कितना है, तीसरा प्रेशर कितना है, चौथा तापमान कितना है यानी टेम्परेचर कितना, ठीक है। तो हम
ईसीएम को क्या बताना चाहते हैं, हवा। तो एक चीज हमें क्लियर हो गया, ईसीएम को क्या पता है कि हवा की जजमेंट करनी है। अब जितने आपके एयर फिल्टर लगा है, इनटेक मैनिफोल्ड लगा है, टर्बो चार्जर लगा है, ईजीआर कूलर लगा है, जितनी भी चीजें लगी इन सभी का जो आयतन है वो ऑलरेडी ईसीएम को पता है, क्योंकि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो चीजें जानकारी में है। तो ये भी ईसीएम को पता चल गया। अब प्रेशर और टेम्परेचर ये इंजन आरपीएम के साथ वेरी करता है, तो इन दो चीजों की जरूरत है मुझे, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर बताने का काम कौन करेगा आपका, कि एयर कितनी गई है। बूस्ट प्रेशर सेंसर आपका बताएगा कि कितनी हवा का अमाउंट इंटेक मैनिफोल्ड तक पहुंच गया है। माफ सेंसर ये क्लियर करेगा कि कितनी हवा अंदर आई है, यानी एयर फिल्टर से कितनी हवा अंदर खींची गई है। और माफ सेंसर बताएगा कि कितनी हवा खींची गई है, बूस्ट प्रेशर सेंसर बताएगा कि कितनी हवा इंटेक मैनिफोल्ड तक पहुंच गई है। तो यानी कि हमें MAF माफ और बूस्ट प्रेशर सेंसर से हमें बूस्ट प्रेशर से पता चल जाएगा प्रेशर का, और IAT इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, ये जो सेंसर है ये इन दोनों के अंदर इनबिल्टेड होता है, तो ये इसको सेंस कर लेंगे। ठीक है, अब बात रह गई माप सेंसर की कि हाउ टू कैन बी अ वर्क। तो इसमें होता क्या है कि जो एलिमेंट है उसको ठंडा करने के आधार पे, कि मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट गर्म है, उस पर 100 ग्राम हवा मारी गई और वो ठंडा हो गया, तो कितनी हवा उस पर टकराई कि वो टेम्परेचर उसका रिड्यूस हो गया, इसके आधार पे माप सेंसर जजमेंट करता है। और इसमें भी अपना एक IAT सेंसर होता है। तो अब ECM को ये पता चल चुका है कि सिलेंडर के अंदर कितनी हवा आई है। अब जितनी हवा आई है उसके अकॉर्डिंग ही अब फ्यूल को स्प्रे करवाना है। अब यहाँ पर सेकंड डिसीजन लिया जाएगा फ्यूल का स्प्रे। अब ECM कैसे डिसीजन लेगा कि फ्यूल कितना जाएगा, तो ये भी समझ लेते हैं। ये जितने भी इंजेक्टर्स आप देखते हैं, इंजेक्टर के टिप के नीचे लेज़र बीम टेक्नोलॉजी के द्वारा हॉल्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर हॉल 2 पॉइंट भी आता है, 1.1 पॉइंट भी होता है, 6 पॉइंट भी होता है एंड 8 पॉइंट्स भी हो सकता है। जो स्प्रे निकलेगा कई दिशाओं में निकल सकता है। तो कितनी दिशाओं में निकल रहा है वो इंजेक्टर पर डिपेंड करेगा। अब इंजेक्टर को क्या कर सकता है ECM, केवल खोल सकता है, ओपन एंड क्लोज, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं। समझिए पहले, ये इसको खोल सकता है और बंद करवा सकता है। ठीक है, अब इसको ओपन और क्लोज करना है। अब मान लीजिए कि कोई नलका है, मैं उसको खोल रहा हूँ। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक टैंक है और नीचे मैंने एक नलका लगा दिया है इससे अटैच करके। अब मुझे पानी चाहिए गिलास में मुझे पानी भरना है, और मुझे पता है कि भाई अगर मैं इसको 1 सेकंड के लिए खोल दूं तो इसमें मेरे को 50 ml लिक्विड मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। और अगर मैं 2 सेकंड के लिए खोल दूं तो क्या होगा, 100 ml मिल जाएगा। तो यानी कितनी देर के लिए मुझे खोलना है, सिर्फ ये डिसाइड कर, उतना मैं फ्यूल ले सकता। सेकंड, अगर यहाँ पे जो प्रेशर है अगर वो ड्रॉप हो गया तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर भी हमें अमाउंट कम मिलेगा। तो अगर वो ड्रॉप हो गया तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर भी हमें अमाउंट कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो IMV हमने लगाया है वो क्या करता है कि कॉमन रेल का जो प्रेशर, जो कि लगभग 200 से 1600 बार के बीच में रह सकता है, ये वेरी करेगा। हॉल वेरी नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हॉल उतने ही हैं जितने थे। वेरी क्या कर रहा है, प्रेशर। और जब प्रेशर वेरी करेगा और इंजेक्टर को मैं ओपन करूंगा तो कभी फ्यूल ज़्यादा निकलेगा और कभी कम निकलेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए पेट्रोल गाड़ी में हम प्रेशर कंट्रोल नहीं करते, उसमें हम पल्स कंट्रोल करते हैं, कितनी देर के लिए खोलना है फिर बंद कर देना, उस बेसिस पे काम करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अभी जो इंजेक्टर हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू 1, 2,
3 मास्टर सिलेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंडिविजुअल, उनकी अपेक्षा में अब जो हमारे पास इंजेक्टर है वो मिली सेकेंड में कई टर्म्स में काम कर सकता है, यानी एक बार में कई बार काम कर सकता है। पहले क्या होता था कि फ्यूल का जो इंजेक्शन है वो एक बार कर दिया, दैट्स इट, एक ही बार में पूरा फ्यूल स्प्रे कर दिया। लेकिन जब हम एक ही बार में पूरा फ्यूल स्प्रे कर देते हैं तो इंजन के अंदर नॉइस आने लगती है। इंजन चलता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हुए चलता है। जबकि इंजेक्टर CRDI सिस्टम में लगाने के बाद क्या हुआ, इस इंजेक्टर ने क्या किया कि अब ये एक ही बार में कई बार इंजेक्ट करेगा, जिसमें टू टाइम, 3 टाइम एंड देन 2 टाइम अगेन, यानी लगभग 7 टाइम टू 5 से लेके 7 टाइम तक स्प्रे करता है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेरिएंट टेक्नोलॉजीज। तो ऐसा क्यों किया गया, ताकि जो फ्यूल है वो हवा के साथ सही तरीके से मिक्सअप हो सके और वो सडनली ना जल करके वन बाय वन ऑफ द फ्लो में जले, जिससे इंजन में जो नॉइस है वो कम आती है। तो फ्रेंड मैं ये बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा टाइम यानी 1 सेकंड में मिली सेकंड जो है हमारे पास, उसमें 7 टाइम एक्टिवेट करने के लिए इस इंजेक्टर को ECM सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो हम क्वांटिटी सेटअप कर पाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आया होगा कि एयर फ्यूल के रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा CRDI सिस्टम कैसे फ्यूल सिस्टम को कंट्रोल करता है और चलाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी प्रकार का इंजेक्टर टू इंजेक्टर टाइम ड्यूरेशन डिफरेंस नहीं आता है, करेक्ट टाइम पर हमारा फ्यूल इंजेक्ट होता है, कई पल्स में होता है, स्प्रे कई पल्स ऑफ यूनिट में होता है, इसके साथ साथ बिल्कुल ही सही क्वांटिटी में होता है। और इसके लिए हमारे कुछ सेंसर्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं।